दोस्तों, यूसुफ इलियास के वीडियो ऑडियो वायरल होने के बाद में उनकी गिरफ्तारी से लेकर ये मामला मालेगांव शहर में मौजू का बहस था। आज पुलिस ने यूसुफ इलियास के अलावा दीगर 2 लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया, यानी रौनकाबाद के शेख अकील और उनकी अहलिया को भी इस बाबत गिरफ्तार कर इस बाबत तफ्तीश कर रही है। पुलिस को दोनों जानिब से कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में इस ताल्लुक से कुछ न कुछ गुज़िश्ता नशिस्त में मुझसे अज़ल की फरमाइश की गई थी। मैंने उसके लिए कोशिश की। फिर इंसाइये के लिए भी मैंने कोशिश की। आप लोगों की जानिब से काफ़ी सराहा गया। इस मरतबा जिंदा दिलान के मुनफरिद अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टर पेश किया जाता है, जैसे खानों में आमतौर पर चलता है। वरना मैं तो ये समझता था कि स्टार्ट में जो टार्टर करे उसको स्टार्टर कहते हैं, मगर स्टार्टर की ये रस्म आज उसमें मुझे मेरा नाम लिया गया। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि आज ये स्टार्टर चटनी में तब्दील हो। दोस्तों, इसमें स्टार्टर में कुछ लताइफ पेश किए जाते हैं, मुकामी लताइफ, और कुछ अशार। मैंने भी कुछ कोशिश की है। आज से 40-42 साल पहले अदारा तहजीबुल इखलाक तहजीब हाई स्कूल की जानिब से ख़याबान निसार चौक में लतीफ़ा गोई के मुकाबले हुआ करते थे। रफ़ी अहमद मरहूम मदीबुल अतफाल हमारी चुनाभट्टी की स्कूल नंबर 88 में मुदर्रिस थे हम लोगों के, तो वो उसमें मुझे पार्टिसिपेट किया करते थे तकरीरी मुकाबलों में। तो ज़िंदगी में पहली मरतबा मैं वहाँ पर लतीफ़ा गोई के लिए रफ़ी हज़रत ने मुझे वहाँ पर पेश किया था, और आज इतने सालों के बाद दूसरी मरतबा मौका लग रहा है कि लतीफ़ा पेश करने का, वरना इनको उठ पटांग सारा होता है। तो मैं उसी लतीफ़े से, बज़ाहिर वो शहर का नहीं है, मगर उसी लतीफ़े से कि एक याददाश्त रहे, अपनी बात शुरू करता हूँ कि उसमें मुझको दूसरा इनाम मिला था, और इनाम में एक मुर्गी, 1 दर्जन अंडा, एक मुरमुरे का छोटा थैला और पाव भर बोमेल इनाम था। दूसरा इनाम लतीफ़ा कुछ ऐसा था कि एक मद्रासी फैमिली मालेगांव रहने के लिए आती है। मालेगांव शहर चूँकि बड़ा मेज़बान शहर है, तो उन लोगों ने मद्रासी फैमिली जो थी, उन लोगों को अपने घर दावत दी, अच्छा एहतमाम किया। और मेज़बान की जो बीवी थी, वो बार बार वो मद्रासी खानवाले से कह रही थी कि खाओ खाओ शर्माना नहीं, खाओ खाओ शर्माना नहीं। कुछ रोज़ के बाद मद्रासी फैमिली ने सोचा कि यार इस मेज़बान फैमिली को भी दावत दे दी जाए। अब ये लोग भी मद्रासी के घर पे पहुँचे। मद्रासी ने हर आइटम पेश कर दिया। उसकी बीवी को याद आ गया कि कुछ रह गया है। उसे याद आया कि जब हम लोग खा रहे थे तो ये कुछ न कुछ बोल रही थी। तो मद्रासी की बीवी ने कहा, खाओ खाओ शर्म नहीं आता, खाओ खाओ शर्म नहीं आता। उस्मान गनी इसका साहब के भाई हैं, जनाब अब्दुल रहीम साहब, जो जामा मस्जिद के नीचे अतर फरोशी का माश फरमाते हैं। मसूद रमजान पेंटर साहब उनके दोस्त हैं। जब कभी जामा मस्जिद जाते हैं तो उनके पास खड़े थे, बोलते बता भी जरा थोड़ा सी लगा। तो इनके भाई साहब जो हैं वो उनको अतर लगा देते हैं। तो एक रोज अजराए मजाक मसूद रमजान साहब ने कहा बेटा जो अतरवा देवा थे, तू तो सरदार टाकिस तक खत्म हो जाता, घर तक नहीं जाता। तो इनके भाई ने कहा कि यार भुगड़ में लेके तो ऐसा रहिए, पैसे का ले तो घर का बोले कबर तक जाएगी। मालेगांव शहर के मशहूर इलाके, मैं चुनाभट्टी से था, तो उस इलाके में एक वकील साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और बड़े कदीम घराने के बारोक शख्सियत के मालिक थे। उनसे बहुत कम लोग बात किया करते थे, और पूरा महल्ला उनका बड़ा एहतराम किया करता था। उनकी ऑफिस थी, घर के सामने ऑफिस थी। उनका बच्चा वहाँ पर उनका माविनत करता था। उनके वहाँ कोई बिला वजह जाता ही नहीं था, और बहुत जिसको खड़ूस मिजाज बोलते हैं उस तरीके के थे, लेकिन बड़े प्यारे शख्स थे। तो एक मरतबा एक खातून आई, उनके बच्चे ने उसको चाय पेश की, और वालिद साहब को आवाज़ दी, वकील साहब आए और आगे बैठे। वो लोग चाय की प्याली खत्म किए, तो एक लेडीज, एक बुजुर्ग खातून थी और एक बच्ची थी। तो वकील साहब बोले हो गो चाहिए का? बोले हाँ। बोले क्या बात है? बोलो। बोले कुछ नहीं रे भाव, बढ़िया की बात चला है, सोचा तो बड़े हुरूफ वाले गाजी कुरान शरीफ बता। तो वकील साहब के यहाँ किताबें बहुत लगी हुई थी। तो बोले कुछ नहीं रे भाव, बोले छोकरिया की बात चला है तो गाली बड़े हुरूफ वाला कुरान शरीफ बता दे। हनीफ भैया, हनीफ हमदानी साहब मरहूम, बहुत बड़े माहिर थे। शकील भाई से लोग जानते हैं कि एक मरतबा किसी ने आदर्श होटल पर हनीफ भैया इस्माइल बीड़ी की तस्हीर किया करते थे। तो एक शख्स ने अजराए मजाक हनीफ भैया से कहा, यार भैया बीड़िया सही नहीं आ रही है। भैया बोले माचिस बदली कर ली। मुकीम हजरत के पास हम लोग बैठते थे, बहुत उनसे तलमीज़ का सर्फ हासिल रहा।
मुखी मदरस साहब बहुत अच्छे शायर भी थे, बहुत अच्छे नस्सार भी थे और वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और अंसारिया वॉलीबॉल क्लब के रूप में भी थे। वहीं बहुत अच्छे पहलवान भी थे। अब्दुल्ला उस्ताद के अखाड़े में वो कसरत भी किया करते थे और जब उनका बड़े मुशफ़िक थे, जब किसी से शफकत पर पेश आते थे तो जान लुटा देते थे और कभी कोई मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो डायरेक्ट रख देते थे हाथ पे से उनको। ऐसा रफीउद्दीन रईस साहब को उन्होंने एक मुशायरे में भेजा कि यार फला मुशायरे में जाना, वहां मेरे कुछ दोस्त लोग अच्छा पढ़ना आ। जब रफीउद्दीन रईस आया तो हजरत 5 बजे से इंतजार कर रहे थे, जब यहाँ बैठा करते थे खुदवाई रोड पे। तो रफीउद्दीन रईस जो हमेशा 5 बजे आ जाते थे, उस रोज 10 बजे आए। 5 घंटा इंतजार करके हजरत जलबला गए। जब रफीउद्दीन रईस आए तो रफीउद्दीन रईस भी मस्करा था, अल्लाह जहाँ उसको जन्नत नसीब करे। तो धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बोले हजरत जब मैं मनमाड़ पहुंचा, गाड़ी बड़ी ताखिर से थी। गाड़ी तो शुरू हुई मगर बड़ी परेशानी। हजरत बोले जो गांव भेजा था वो गांव में जल्दी से उतर और वो मुशायरे का मुझे बता, और नहीं तो अभी जितनी स्कूल दिख रही बोले तो उसको देख के उसको हाथ से यूं मारे। अब रफीउद्दीन रईस एक्टर था तो धीरे भी लगी तो करके अब हजरत वो हो गए कि यार मैं इनको शागिर्द को मार दिया। गए और एक जग भर के दूध लेके आए, उतना ही पीते थे हजरत। जग भर के दूध लेके आए, रफीउद्दीन रईस को बोले उड़ा और पी। रफीउद्दीन रईस बोले यार हजरत तुमने वो जो हरकत करे थे ना वो चल जाएंगी, ये नहीं चलेगी। अब इम्तियाज खलील साहब शहर के अच्छे सीनियर साफी हैं। मुंबई ईटीवी में उर्दू में जब वो मास फरमाते थे तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उबैद आजमी साहब, उबैद आजम आजमी। आजमगढ़ के तज से ताल्लुक रखते हैं कि इस कित्ता आजमगढ़ से मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। इम्तियाज खलील को उबैद आजम अपने मकान पर ले गए और अपनी वालदा से मिलवाया तो कि माई ये इम्तियाज खलील हैं, हमारे दोस्त हैं, ईटीवी में काम करते हैं। उनकी वालदा ने कहा बोले बाबू ईटीवी में करो चाहे वो टीवी में करो, 2 पैसा मिलेगा चाहिए बस। निहाल साहब बड़े चिड़चिड़े मिजाज के थे। एक सियासी माहौल गर्म था, इलेक्शन के जमाने रहे होंगे। एक डॉक्टर के पास गए, उनको कुछ अर्जा था तो चाहते थे कि मैं अपनी दवा गोली ले लूं और फौरन निकल जाऊं। लेकिन डॉक्टर साहब के पास एक मोटी तोंद वाला पुलिस बैठा हुआ था और वो डॉक्टर साहब उसको बार बार चेक कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है, क्या खा लिया जो पेट दुख रहा है। निहाल साहब बोले अबे खुद के पैसे का कुछ खा लिया होगा, उसको दवा दे। इलियास हजरत और बदरुद्दीन बादल साहब उनके जेराक्स की दुकान पर बैठा करते थे। इलियास सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा संजीदा शेर लिखा कि सुना है फिर आज आ रहा है मुझे, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार देगा। बदरुद्दीन बादल ने बरजस्ता कहा बोले यार मुझे बहुत तकलीफ हो रही है शेरवा सुन के, बोले मैं शादी कर देवा तू। तो उन्होंने कहा कि सुना है बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन। हजरत ने कहा था कि सुना है फिर आज आ रहा है कोई मुझे देखने की खातिर, मेरी सहेली बस आज भर तू जवानी अपनी उधार देना। बादल साहब ने कहा कि बहुत मुबारक हो तुझको दुल्हन, के दूल्हा तो तेरा संजय दत्त है, तू उसकी जुल्फे सवार देना, वो तेरी जुल्फे सवार दे। कुछ असार है हुल्लड़ मुरादाबादी की, हिंदी का नज्म का एक बंद है। हुल्लड़ मुरादाबादी बड़े मशहूर शायर है हिंदी के। उन्होंने कहा कि नेता को कहता गधा, नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आह निकले तो उसे बाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। आह निकले तो उसे बाप समझ लेते हैं, नेक कामों को मेरे बाप समझ लेते हैं। इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी, इतनी मिलती है मेरे अब्बा से सूरत मेरी,
लोग मुझको ही मेरा बाप समझ ले। अंगूर केले सेब अनानास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब ना खाए तो शौहर से बोली, माँ ये आप पर गया है चप्पल ही खाए। कल शाम किसी वज्र में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो मियाँ, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। अगर इजाजत हो तो सुलेमान खतीब की एक नज्म, मतलब वक्त रहा तो पढ़ेंगे, नहीं रहा तो। सुलेमान खतीब साहब दक्षिणी जबान के मशहूर शायर, केवड़े का बन उनका मजमूआ हम लोग बचपन से देख रहे पढ़ रहे। उनकी एक नज्म थी जो बड़ी दिल छूती है, छोरा छोरी। बोलो खाला मिजाज कैसे है, कितने बरसों के बाद आई हो। मिसी होठों पे आंख में काजल, जैसे पैगाम कोई लाई हो। मेरे छोरे को छोरी होना है, मेरा छोरा तो पक्का सोना है। तुमने दिल में जरा नको सोचो, हाथ आया तो हीरा सोना है। चार लोगा में उसकी अबरू है, जैसे केवड़े के बन में खुशबू है। खुले दिल की हूं सब बताती हूँ, खुला मुखलाज मैं सुनाती हूँ। थोड़ा तिरपट है और लुल्ला है, सीधी अंखियां में उसके एक खुल्ला है। मुंह पे चेचक के खाली दागा है, रंग डामर से जर्रा खुल्ला है। नाक नक्शे का कितना अच्छा है, मेरा बच्चा तो घोर बच्चा है। उसके दादा भी 100 को भारी थे, यूं तो कमजात के मदारी थे। पी के निकले तो झाड़ देते थे, दादा बाबा को गाड़ देते थे। छोरी फूला में फूल दिसना जी, भोली सूरत कबूल दिसना जी। उसके लक्षण से चाल नहीं पड़ना, चांद पावा दी धूल दिसना जी। मुंह पे देखे तो भूख मर जाना, प्यासी अंखिया से प्यास भर जाना। लचके कमरा तो बैद शर्माना, लटके चोटिया तो नाक डर जाना। जुल्फा लोबान का धुआं दिसना, हंडिया धोने की उसको आदत हो, बोझा ढोने की उसको आदत हो। सारे घर बार को खिला दे वो, भूखा सोने की उसको आदत हो। पाक सीता हो, सच्ची माई हो, पूरे अल्लाह मियाँ की गाई हो। गल्ला काटे तो हंस के मर जाना, बेटी दुनिया में नाम कर जाना। बहुत चीजा नको जी थोड़े बस, एक बंगला 1000 जोड़े बस। घोड़ा जोड़ा क्या ले को धरना है, खाली 25 लाख होना है। माँ ये उसकी फरमाइश सुनकर सुलेमान खतीब साहब जो जवाब देते हैं कि जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है, जिसकी बच्ची जवान होती है किस मुसीबत में जान होती है। बूढ़े माँ बाप के कलेजे पर एक भारी चट्टान होती है। बहनें घर में जवान बैठी है, भाई चुप है कि कह नहीं सकता। माँ तो घुल के खुद ही मरती है, बाप बेटी को सह नहीं सकता। जी में आता है अपनी बच्ची को अपने हाथों से खुद ही दफना दे। लाल जोड़ा तो दे नहीं सकते, लाल चादर में क्यों न कफना दे। ये भी दुल्हन है घर से जाती है, मौत मुफलिस को यूं सहाती है। ये सुहागन है इसको कांधा दो, हमने खूने जिगर से पाला है। इसकी तुरबत पे ये भी लिख देना, जर परस्तों ने मार डाला है, जर परस्तों ने मार डाला है। दोस्तों हमारे बुजुर्ग शायर मुख्तार यूसुफी साहब फराज है, काफी अलील है। बज़ाहिर वो हॉस्पिटल से घर पर आ चुके हैं। आप तमाम हजरात से उनके लिए दुआए सेहत की अपील। अस्सलाम वालेकुम। अबू आसिम भाई के साथ आपकी चर्चा हुई, बातचीत हुई, खासकर गठबंधन को लेकर क्या? अबू आसिम आज़मी साहब हमारे रियासती सदर हैं। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में मालेगांव कारपोरेशन के ताल्लुक से पार्टी किस तरह से इलेक्शन लड़े और कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़े, इस ताल्लुक से उनसे बातचीत हुई और किसी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने की ज़रूरत हमने बताई। तो उन्होंने कहा कि आप लोग फैसला कीजिए, बस कोशिश ये होना चाहिए कि पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट आए, इस हिसाब से आप लोग बातचीत कीजिए। तो हमने कहा कि हमने जो इख्तियार है मालेगांव के लेवल पर जिम्मेदारों, मुतवक्का उम्मीदवार और पार्टी के वर्कर्स ने सदर शान हिंद को दिया हुआ है। तो अबू आसिम आज़मी साहब ने भी कहा कि
आप लोग अपने तौर पर वहाँ की जो सदर है वो फैसला करें। और मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मालेगांव कारपोरेशन में और धुलिया कारपोरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट किस तरह से आए, इसके लिए मैं कोशिश करूं। मैं इंशाअल्लाह उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी खूबी और पूरी ताकत के साथ निभाने की कोशिश करूंगा। जल्द ही धुलिया भी जाकर वहां के जो सदर हैं गुड्डू काकर साहब, उनसे मिलकर बातचीत करूंगा कि वहां के क्या हालात हैं। और मालेगांव के ताल्लुक से हम जल्द ही एक ऐसा इत्तेहाद जो मालेगांव शहर के विकार, उसकी आबरू और उसकी भलाई और उसकी तरक्की के लिए किस तरह से हो सकता है, उस पर गौर और फिक्र करके एक अच्छा फैसला जो शहरियान चाहते हैं, इस तरह का फैसला हम जल्द ही आवाम के सामने लाएंगे। मालेगांव शहर में बढ़ती हुई गंदगी और दिन ब दिन बढ़ती हुई रोज़ाना बीमारियां, मालेगांव शहर में गंदगी की वजह से शहर के अंदर इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ चुकी है कि आज मालेगांव शहर का सर्वे कर लिया जाए, डॉक्टरों की रिपोर्ट मंगा ली जाए, सुइल और हारून अंसारी की रिपोर्ट मंगा ली जाए, रुग्णालय कार्यालय जो हॉस्पिटल है उसकी रिपोर्ट मंगा ली जाए, तो कई हज़ारों की तादाद में डेंगू के पेशेंट, पॉजिटिव डेंगू के पेशेंट मिलेंगे। पॉजिटिव डेंगू महानगर पालिका की जिम्मेदारी है कि जिस महानगर पालिका में 3 से 5 डेंगू के मरीज मिल जाए तो पूरी महानगर पालिका में जलजला आ जाना चाहिए। लेकिन मालेगांव शहर के हर छोटे बड़े अस्पताल में डेंगू के मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। सरकारी महानगर पालिका के अस्पताल के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है। हेल्थ को लेकर के महानगर पालिका के पास कोई सुविधा नहीं है कि हारून अंसारी में कोई एमडी बैठा हो, 200 बेड का रुग्णालय उसके अंदर कोई एमडी बैठा हो। कितनी दवाइयां हैं आपके पास? पूरे शहर के अंदर कहीं मलेरिया की छिड़काव, दवाइयों का छिड़काव नहीं हो रहा है। चोर कमिश्नर, चोर महानगर पालिका मलेरिया का ठेका लेने वाले चोरों महानगर पालिका में कई करोड़ का ठेका मलेरिया का लेने वालों, दवाइयों का छिड़काव क्यों नहीं हो रहा है? गरीब अमीर सब एक लाइन में खड़े हैं, सब बीमारी का शिकार हो रहे हैं, पर शासक को सुध नहीं है। तुम्हें सिर्फ टक्केवारी खाना आता है क्या? कौन सा ठेकेदार कितना टका देवे वो लेना आता है सिर्फ। जनता की सेवा करनी नहीं आती है। जनता के पगार पे पलने वाले निकम्मों, मालेगांव शहर की आवाम को होश के नाखून लेना चाहिए। मालेगांव शहरियान को तमाम मरीजों को लेकर के सड़क पर उतरना चाहिए। 1 से 2 दिन के अंदर में शहर भर में अगर जो मलेरिया के छिड़काव नहीं हुए, दवाइयां नहीं मारी गई, कहाँ है हेल्थ डिपार्टमेंट? कहाँ है मालेगांव शहर की हेल्थ डिपार्टमेंट? कहाँ है? कोई पूछने वाला नहीं है। हम आपसे कहना चाह रहे हैं, तुरंत तत्काल पूरे शहर में दवाओं का छिड़काव किया जाए और हारून अंसारी में और 200 बेड का हॉस्पिटल जो खुद मरीज है, इसमें फौरी तौर से तमाम मरीजों के बुनियादी सहूलियात, उनकी हेल्थ को लेकर के उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए, वरना हम कमिश्नर के घर में घुस के उनका मुंह काला करेंगे। सिर्फ 2 दिन का समय, सिर्फ 2 दिन।